कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2। पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ये पहले सवाल के 5 भाग हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य संख्याएं तुम जानते हो 2, 3, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा अभाज्य संख्याएं हैं। और गुणनखंड गुणा के रूप में छोटे छोटे टुकड़े यानी गुणनखंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल 12 के गुणनखंड हो गए 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 4 तियाँ 12 और 2 दूनी 4 तियाँ 12। इसी प्रकार 10 के भी हम गुणनखंड कर सकते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड, जो जिस गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्याएं हों वो अभाज्य गुणनखंड। जैसे 12 में केवल 2, 2 और 3, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो अब हम आते हैं प्रश्नावली पे। पहले प्रश्न का मैं तीसरा भाग ले रहा हूँ। 3825 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 3825, 5 लास्ट में है तो 5 का भाग दिया, 765 आया। फिर 5 लास्ट में है तो 5 का भाग दिया, 153 आया। 5, 3, 8 और 1, 9, 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है उसमें। 3 का भाग दिया 51 और 3 का भाग दिया तो 17। अब 17 हमारे पास अभाज्य संख्या आ गई। तो इसका मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, अभाज्य गुणनखंड 5, 5, 3, 3 और 17। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। यानी 3825 को हमने लिख दिया 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ये पहले सवाल का आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। और ये दो संख्याएं हमको दे रखी है। तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब महत्तम समापवर्त्य। यानी जो दो संख्याएं जो आपको दे रखी हैं उन दोनों संख्याओं के यदि हम गुणनखंड करते हैं तो उनमें जो सबसे बड़ा गुणनखंड है कॉमन जो दोनों में है वो उसका HCF है। जैसे हमने 12 और 10 के गुणनखंड किए थे ऊपर है, प्राइम फैक्टर किए थे ऊपर 2 गुणा 2 गुणा 3, और ऐसे ही 10 के किए थे हमने 2 गुणा 5। तो इन दोनों में ये दोनों जगह कॉमन है तो इसका HCF हो गया 2। अब दूसरी चीज़ आती है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य जबकि वो महत्तम समापवर्तक था, यानी सबसे छोटा गुणज। वो महत्तम में गुणनखंड था, लघुत्तम में गुणज है। अब गुणज क्या होते हैं? गुणनखंड तो हो गए कि 10 के गुणनखंड हो गए 2 और 5, लेकिन 10 के यदि गुणज बोले तो 10, 20, 30, 40, 50, ये 10 के गुणज कहलाते हैं। ये गुणज और गुणनखंड में अंतर। अब आते हैं सवाल पे, दूसरे का दूसरा भाग ले रहे हैं। 510 और 92, ये हमारे पास संख्या थी, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। 510 के हो गए 5, 5, 3 और 17। इसी प्रकार 92 के हो गए 2, 2 और 23, अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब इनको हमने एक साथ लिख दिया कि 510 के गुणनखंड हो गए हमारे 2, 3, 5 और 17, और इसके हो गए। तो इन दोनों में कॉमन आई संख्या 2, यानी इसका HCF, दोनों संख्याओं का HCF हो गया 510 और 92। यानी 510 और 92 में केवल 2 ही ऐसी संख्या है जिससे हम दोनों में भाग दे सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या केवल 2 ही है, 2 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। अब आते हैं इसके LCM पे। LCM 510 और 92 का कैसे निकाला? HCF का जो कॉमन 2 था वो हमने लिख दिया, और उसके अलावा 3, 5, 17 गुणा 2 और 23, इन सबको हमने गुणा कर दिया। जो गुणा करके आया वो आया LCM। यानी इन दोनों संख्याओं में 592, 510 और 92 का यदि हम 23460 में भाग दें तो पूरा पूरा भाग दोनों का इस संख्या में चला जाएगा। ये हो गया LCM। अब सिद्ध करना था कि LCM गुणा HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब HCF हमारा 2 आया, LCM हमारा 23460 आया है, और पहली संख्या थी 510 और 92। तो जब हमने इनको गुणा किया तो दोनों साइड हमारा उत्तर बराबर आ गया। तो ये हमारा सवाल सिद्ध भी हो गया है। अब
तीसरा सवाल भी इसी प्रकार है कि अब हमारे पास यहाँ पे हमको 3 संख्याएं दे रखी हैं, 12, 15 और 21। इन तीनों संख्याओं का HCF और LCM हमने ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने तीनों के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। 12 के 2 2 3, 15 के 3 पंजे 15 और 21 के 7 3 21। अब 3 सब में है, यानी 3 क्या हो गया, HCF, यानी 3 का भाग 12 में भी जाता है, 15 में भी जाता है और 21 में भी जाता है। HCF का सीधा सा मतलब हो गया। अब हमको ढूंढना है इसका LCM। तो LCM के लिए हमने फिर वही कॉमन संख्या लिख दी, उसके अलावा जितना बचा 2 2 5 7, इन सब की हमने गुणा कर दी। तो ये हमारा आ गया LCM 420, यानी 420 में 12 का भी, 15 का भी और 21 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि HCF दो संख्या दे रखी है, 306 और 657 का 9 दिया है हमें, और LCM उन्हीं दो संख्या 306 और 657 का हमने ज्ञात करना है। तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो हमको HCF LCM ज्ञात करना है, जैसे हमने बाईं साइड में लिख दिया, LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो यहाँ से LCM ज्ञात कर दिया, तो जो उसके साथ गुणा में था वो भाग में चला गया। तो इसको हल करने के बाद जो उत्तर आया हमारा वो हो गया LCM। इस वाले सूत्र से, इसमें क्योंकि 4 चीज़ें हैं, LCM, HCF, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो हमें कोई भी 3 चीज़ें दी जाएंगी और हमें चौथी चीज़ ज्ञात करनी होगी। तो जो चीज़ ज्ञात करनी है उसके साथ जो गुणा में है उसको हम भाग में लेके उसे हल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5, ये प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। 6 की घात n, n मतलब कोई प्राकृतिक संख्या, यानी 6 की घात 1 2 3 कुछ भी यदि हम निकालते हैं तो क्या उसका इकाई का अंक शून्य हो सकता है? अब इकाई का अंक शून्य किसका होगा? किसी भी संख्या का यदि इकाई का अंक शून्य होता है तो इसका मतलब उस संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जिस संख्या का इकाई का अंक शून्य होगा इसका मतलब उस संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जबकि जो हमारी संख्या 6 है, संख्या 6 है, तो 6 को यदि हम उसके गुणनखंड करें तो उसके गुणनखंड में 3 और 2 आता है, जबकि 10 के गुणनखंड में आता है 5 और 2। तो इकाई का अंक शून्य होने के लिए ये संख्या आवश्यक है कि वो 10 का गुणा जो, यानी 10 का उसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 6 में जो है 2 और 3 आ रहे हैं, 5 नहीं आया इसमें, तो इसका मतलब इस संख्या का इकाई का अंक शून्य नहीं हो सकता है। तो ये हमने यहाँ पे करके देखा है कि 6 की घात n, 6 को हमने लिख दिया 2 गुणा 3, तो जबकि 6 में 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, 2 को तो चला जाता है, लेकिन कंडीशन वही है, यदि इकाई में शून्य है तो इसका मतलब उसमें 10 का भाग जाएगा ही जाएगा। ये विभाज्यता के नियम पिछली क्लासों में तुमने पढ़े हैं। अब प्रश्न नंबर 6 हमारे पास है। हमको ये इसके 2 भाग हैं प्रश्न नंबर 6 में। तो 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा धन 13, तो ये हमको चेक करना है कि ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे या नहीं। देखिए कि ज्ञात कीजिए कि ये और ये भाज्य संख्याएं हैं, यानी भाज्य संख्याएं हैं तो उसके गुणनखंड होंगे, यानी हम उसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, एक 7 गुणा 11 गुणा 13 और दूसरी संख्या है 13, तो हमने 13 कॉमन लिया, इसको सॉल्व किया तो ये हुआ 77 धन 1, और इसका उत्तर आया यहाँ पे 13 गुणा 78। अब यानी जो पूरा ऊपर की जो संख्या दी हुई थी इस संख्या को अब हमने 2 गुणा के रूप में लिख दिया, 13 गुणा 78। अब ये जब दो संख्याओं की ये गुणा हो रही है तो इसका मतलब ये एक
भाज्य संख्या है। अब चाहो तो इसके अभाज्य गुणनखंड हम कर सकते हैं कि 78 को भी हमने लिख दिया 13 गुणा 6। तो 13 गुणा 6 होने के बाद यानी इसके अभाज्य गुणनखंड भी हमने कर दिए। तो कुल मिलाकर ये संख्या एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार हमारा दूसरा भाग भी है। दूसरा भाग है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 धन 5। इसमें भी हमारे पास 5 कॉमन आया, जो बचा वो हमने अंदर लिख दिया। 5 की जगह पे अब यहाँ पे 1 आ गया। तो कुल मिला के हो गया, इन तीनों गुणा करके इनकी हो गई 1008 और एक 1009, यानी 5 गुणा 1009। तो ये संख्या भी दो संख्याओं का गुणनखंड हो गया। इसको गुणनखंड के रूप में लिख दिया हमने, तो ये भी एक भाज्य संख्या है। अब प्रश्न नंबर 7, इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल आता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर रवि 12 मिनट में लगाता है। तो मान लीजिए दोनों एक साथ एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे। अब इसमें दो हैं, एक सोनिया है और एक रवि है। अब सोनिया जो है एक चक्कर लगा रही है 18 मिनट में और वही रवि एक चक्कर लगा रहा है 12 मिनट में। यदि वो एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं, इस बिंदु से यदि एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो सोनिया का एक चक्कर 18 मिनट में होगा, रवि का 12 मिनट में, यानी रवि तेज भाग रहा है। तो कभी ना कभी एक सामने वो इस पॉइंट पे मिलेंगे। अब सोनिया का एक चक्कर 18 मिनट में लगा, तो सोनिया के दो चक्कर 36 मिनट में लगेंगे। ऐसे तीन चक्कर कितने में, 4 चक्कर। इसी प्रकार रवि का एक चक्कर 12 में, दो चक्कर 24 मिनट में। तो यानी हम 12 का या 18 का के गुणज निकाल लें, और जहाँ पे गुणज वाली बात है तो वहाँ पे हम उस संख्या का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो इसलिए हम 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। जो उसका एलसीएम आएगा उतने ही देर बाद वह दोनों आपस में मिलेंगे। तो 18 और 12 का हमने यहाँ पे एलसीएम ज्ञात कर दिया। तो एलसीएम वही, इनमें पहले एलसीएम गुणनखंड कर दिया हमने। 18 के 2 3 और 2 3 और 3। इसी प्रकार 12 के हो गए 2 दूनी 4 तियाँ 12, कॉमन आ गया दोनों में, 2 तियाँ 6, यानी 6 तो हुआ उसका HCF। और एलसीएम क्या हो गया, 2 तियाँ 6, उसके अलावा जो बचा यानी 36। तो 36 मिनट बाद दोनों के दोनों पुनः एक बिंदु पर मिलेंगे, क्योंकि 18 के पहाड़े में भी 36 आ रहा, 18 दूनी 36, और 12 के पहाड़े में भी 36 आ रहा है, तो 12 तियाँ 36, यानी 36 मिनट बाद दोनों के दोनों मिल जाएंगे। ओके।